केंद्रीय मानवाधिकार टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का मैं जानवी के में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबर जो है गोंदिया से। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन की ओर से संपन्न हुआ एक दिवसीय मार्गदर्शन शिविर। और केंद्रीय मानवाधिकार संगठन यह एक गैर राजनीतिक संगठन है। इसमें कोई राष्ट्रीय सिंबल नहीं है और ये सोशल मीडिया पे काम करती है। एनजीओ के मार्फत बहुत सारे काम होते हैं, भ्रष्टाचार, श्रमिक शोषण, बाल कामगार वगैरह इस पे काम करती है। जैसा ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जैसा कोई बच्चों कोई किसी भी प्रॉब्लम रहती है, जैसा पुलिस स्टेशन में या कोई शिक्षा की प्रॉब्लम रहता है तो कोई किसी अधिकारी सुनता नहीं, इस पे हमारा संगठन भी इस पे काम करता है। केंद्रीय मानवाधिकार टीवी का प्रचालन यह केंद्रीय मानवाधिकार संगठन में जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को किस तरह से कार्य करना है उसकी सूची हमारे अध्यक्ष सर या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर देने वाले हैं। तो बच्चा यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो टीम काम कर रही है पूरे योगदान के साथ में काम कर। बच्ची अगर पढ़ने में वाकई में अगर बहुत होशियार है और उसको उच्च स्तरीय पढ़ाई करना है तो ऐसे बच्चों के लिए हम उसका एजुकेशन भी कराएंगे। उसके बाद में पढ़ाई करने के बाद में उसकी शादी का भी अगर लगा तो हम शादी भी करा के देंगे। मेरे ख्याल से सभी लोग कुछ लोग 10-12 लोग ही शायद ओल्ड है, बाकी सब नए हैं। तो जो पुराने लोग हैं उनका काम है कि अगर हम कोई छोटा इवेंट रखते हैं या कोई मीटिंग हमारी संस्था की रहती है तो उन्होंने आना चाहिए, क्योंकि क्या है संस्था के साथ जुड़ने वाले जो सदस्य होते हैं संस्था उन्हीं की होती है। भले संस्था हमारी चैरिटेबल है और संस्था ट्रस्ट है, तो ये कोई ऐसी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक सामुदायिक और एक कम्युनिटी वर्क है। यहाँ पे शोषण के विरुद्ध में आवाज लड़ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना, तो ये संगठन सिखाता है। जैसे हम अगर कोई पुलिस थाना में 2 आदमी जाते हैं तो वहाँ के पीआई का वहाँ के टीआई का मतलब देखने का नजरिया कुछ और होता है। हमने जहाँ पे भी हमारे ब्रांचेस को ओपन करने का एक पहला मुद्दा उठाया था ये जनवरी के बाद, तो वहाँ पे एक चंद्रपुर, एक गढ़चिरौली, उसके बाद वर्धा, अमरावती, तो उसमें है सिर्फ अमरावती, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, ये 3 ही हम जो हमारे ब्रांच है वो अभी बिल्कुल स्टार्ट हो रहे हैं। सभी जगह के ऑफिसर्स रेंट पे ले चुके हैं, सभी एग्रीमेंट्स भी अभी अगले महीने तक रेडी हो जाएंगे और वहाँ पे जो लोकल स्टाफ रहेगा वो हमारे संगठन में से किसी कार्यकर्ता की बहन वहाँ नौकरी करेगी, हमारे संगठन के कोई कार्यकर्ताओं की लड़की वहाँ पे सर्विस करेगी, उनके भाई वहाँ पे काम पे लगेंगे। तो एक इंसान को हम लोग सैलरी जो देंगे वो सैलरी करीब 10,000, 12,000, 15,000 तक की किसी की सैलरी होगी। जैसे कि कोई अगर हमारे ऑफिस में काम कर रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर के हिसाब से हमारे पास आया हुआ है तो उसको हम लोग एटलीस्ट वो गांव के लेवल से या उसके अनुकूल के लेवल से उसको हम लोग सैलरी दे पाएंगे। अगर हमारे ऑफिस में कोई टेलीकॉलिंग के लिए कोई महिला आती है तो वो हिसाब से उसको हम लोग काम दे पाएंगे। तो अगर आप ये चीज सोचेंगे कि भाई 4 ब्रांच के अंदर अगर हम 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो क्या हम महाराष्ट्र के 35 जिलों के अंदर में कम से कम 150-200 लोगों को रोजगार दे पाए? बिल्कुल दे पाएंगे हम लोग, क्योंकि हर जगह पर हमारे ऑफिस खुलने वाले हैं। तो हमारे ऑफिस के अंदर में होगा क्या, आज आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे विकलांग लोग हैं जिनको भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं होती है उन तक नहीं पहुंच पाती। वो योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए हम हमारे संगठन से कुछ सोशल वर्कर को अपॉइंट कर रहे हैं। तो वो लोग वहां जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और वो व्यक्तियों को जो लाभ नहीं मिल पाया है वो लाभ देने की वो कोशिश करेंगे। दूसरी बात, कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको अभी तक घर नहीं है रहने के लिए, किराए से रह रहा है, किराए से रहते रहते दोनों बच्चों की शादी हो गई और वो इंसान आज भी किराए से रह रहा है, उम्र होगी उसकी कम से कम 70 साल, वो भी इंसान पक्का मकान चाहता है। भारत सरकार की और राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं
जिसमें हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ घरकुल का एक लाभ मिलता है। तो हमारे संगठन के माध्यम से भी ऐसे कुछ हमारे कैडर्स हम खड़े करने वाले हैं कि वो पब्लिक के घर घर जाकर पब्लिक को उसके काम की, उसकी हित की बात करेंगे। अभी एक गांव में हम लोग गए थे तो वो लड़के ने हमको बोला कि सर हमारे गांव के अंदर में कम से कम 150-200 महिलाओं का बचत घर है, मगर सर हमारे गांव में रोजगार ही नहीं है। तो हमने बोले कि ठीक है, आप एक मीटिंग रखो। तो हम आज की मीटिंग में गए। संगठन ने अपना खुद का एक चैनल शुरू किया। अगर आप कोई भी पीड़ित इंसान को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हो तो आप अपने मोबाइल से उसका शूट करो, पीड़ित व्यक्ति का आप इंटरव्यू लो और आप में जो छुपा हुआ पत्रकार है उसको बाहर निकालो। माँ के पेट से कोई कलम लेके पैदा नहीं होता, कोई चमचा लेके पैदा नहीं होता, कोई बंदूक की गोली लेके पैदा नहीं होता है। वो एक अच्छा एक शिशु पैदा होता है और वो शिशु जब समाज में बड़ा होता है धीरे धीरे, तो समाज के कुछ लोग होते हैं या कुछ परिवार के कुछ लोग होते हैं या वो इलाके के कुछ लोग होते हैं जो उसके साथ रहने के बाद में उस पर भी इस तरीके के संस्कार हो जाते हैं, उसके वजह से वो इंसान उस लेवल में निकल जाता है। हमने झुग्गी बस्ती में कुछ ऐसे बच्चे देखे कि जो बच्चे चोरी के वारदातों पे ज्यादा अंजाम देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे देखे हमने कि जो उम्र भी उनकी 12 साल होने की है मगर फिर भी वो सिगरेट लेते हैं, गांजा, ये वो सब चीजें हमने देखी कुछ बस्तियों के अंदर में। तो बच्चे तो बहुत छोटे हैं। वो क्यों? क्योंकि वो बस्ती ही वैसी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर ही वैसा है, तो उसके वजह से वो बच्चे को वैसे संस्कार होते हैं। जब हम कारागार में जाते हैं, जब कारागार में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट होते हैं, हम वहाँ देखते हैं कि जो भी कैदी आया हुआ है और जो कम उम्र का है या जो अंडर 21 है, 22 है, तो ये बच्चे तो अभी कॉलेज करना चाहिए या ये बच्चे का तो मैरिज हो जाना चाहिए, इससे तो अभी अपना परिवार सेटल कर देना चाहिए, मगर ये जेल में क्यों आया? तो पता चल जाता है कि ये जुआ केस में अंदर आया था, या अवैध दारू बेचने केस में अंदर आया था, या गांजा बेचने केस में अंदर आया था, मारपीट में अंदर आया था। तो ये कारण क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समाज में अवेयरनेस नहीं है, जागृति नहीं है, या समुपदेशन नहीं हो पा रहा है, या जन जागृति नहीं हो पा रही कि हम कौन है। अगर हम कौन है ये चीजों को अगर हमने अगर जाना या हमारा राइट्स क्या है हमने ये जाना, तो हमें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। आपके सबके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, क्योंकि अभी स्मार्ट जमाना आ चुका है। पहले तो ऐसा था कि बहुत सारी ऐसी ढेरों सारी किताबें पढ़नी पड़ती थी, उसके बाद में आदमी कुछ ना कुछ बन जाता था। मगर अब बच्चे घर में बैठ के ही एजुकेशन ले रहे हैं मोबाइल के जरिए, और आप सबके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है, तो आप बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं। समाज में एक नई तरीके से हमें कुछ क्रांति लानी चाहिए। हमारे समाज में जो बड़े बड़े ठोस पुरुष हुए, बाबा अम्बेडकर हुए, राष्ट्रपति अपना एपीजे अब्दुल कलाम जी बने, हमारी पहली राष्ट्रपति महिला हमारी प्रतिभा पाटिल हुई अमरावती से। तो हमारे ही विदर्भ में इतने बड़े बड़े लोग हैं कि हम उनका प्रेरणा ले सकते हैं। मैं अभी अमरावती गया था, मुजरी में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की समाधि में दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे मुझे रविंद्रनाथ मानव जी से मेरी मुलाकात हुई। तो वहाँ देखा मैंने कि जिनको माँ बाप नहीं है ऐसे बच्चों को पाल रहे हैं, जिनको बच्चे नहीं है ऐसे बुजुर्गों को भी वो पाल रहे हैं। अगर हमारे घर में अगर कोई अगर व्यक्ति अगर रोटी मांगने के आता है तो हम उसको तरफ निगलेक्ट कर देते हैं। मगर आजकल लोग रोटी लेने के लिए भी घर के दरवाजे पास नहीं आ रहे। कोई गैया आती तो उसको लोग रोटी देते हैं, मगर कोई अगर आदमी अगर जा रहा है तो उसको रुका के रोटी नहीं खिलाते लोग, क्योंकि इसलिए लोगों ने रोटी मांगना भी बंद कर दिया। तो हम अगर सजग है और हमारे घर में अगर रात को खाना बना हुआ है और हमने अगर खाना खा लिया, रात को थोड़ा बहुत खाना बच जाता है, तो सुबह हम लोग क्या करते हैं, उसको डस्टबिन में डाल के फेंक देते हैं। मगर बहुत सारे लोगों को हमने समझाया संगठन की भाई अगर आपका खाना होने के बाद में आप तो तुरंत तो सोते नहीं हो, 10-15 मिनट तो चहल पहल करते हो, टहलते तो हो, तो भाई एक वॉक लगा लो अपने मोहल्ले में, या कोई भूखा तो सोया। अगर आपके पास अगर खाना बचा हुआ है आप उनको दो, उनको खाना खिलाओ। तो खाना खिलाने से आदमी बहुत बड़ा तो नहीं बन जाता, या उसको खाना खिलाने से वो इंसान की जो आत्मा है वो तृप्त हो सकती है, उसकी जो भूख है वो मिट सकती है, मगर भूख वापस आने वाली है। भूख ऐसी कंप्लीटली मिट नहीं चुकी है ना, भूख तो वापस आने वाली है। तो ये जो भूख है जो न मिटने वाली है, वो जो भूख है ये नहीं मिटने वाली है, वो ये है कि मैं बड़ा हूँ, ये बहुत बड़ी भूख है, ये कभी नहीं मिटेगी। उसके बाद मैं ये बनना चाहिए, मैंने वो बनना चाहिए, ये सब चीज सबसे बड़ी बड़ी भूख है। तो थोड़ी थोड़ी जब वो बन जाता है तो भूख मिट जाती, फिर बाद में मैं उससे भी और बड़ा बन जाऊँ, ये ऐसी भूख बढ़ती रहती है। तो इसलिए हम लोग संगठन के माध्यम से अगर काम करते हैं तो
पीड़ित मानवता की सेवा भी हमने करनी चाहिए। और हमारे बच्चे अगर स्कूलों की तरफ जाए तो हमारा देश विकसित होगा। अगर हमारे बच्चे अगर मंदिर की तरफ में जाएंगे तो देश का विकास मंदिर की तरफ जाके नहीं होगा, देश का विकास होगा शिक्षा की तरफ जाने से। और ज्यादा से ज्यादा अगर मंदिर बनते जाएंगे तो देश का विकास नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स बनने चाहिए ताकि पब्लिक बच सके। तो कोरोना के इस महामारी के अंदर में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई लोगों के भाई गुजर गए, कई लोगों के बच्चे गुजर गए और कई लोगों का परिवार बिछड़ गया, कई लोगों का परिवार बर्बाद हो गया, कई लोगों की नौकरियां भी चली गई। तो हमें क्या मिला? हमने करोड़ों का टैक्स भरा, सरकार को इनकम टैक्स भरा, करोड़ों का टैक्स भरा। हमें सरकार ने क्या किया? सरकार की जब नैतिक जिम्मेदारी थी, अगर लॉकडाउन लगने वाला है, लोगों के ऊपर में बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है, तो जो लोगों ने अपनी अपनी तैयारी की, ठीक है उनकी बात बराबर है, मगर जो लोगों के पास तैयारी नहीं थी, जो लोगों के पास में कुछ नहीं था, सरकार ने उनके लिए क्या किया? सरकार ने तो हाथ ऊपर कर दिया ना, आप अपना बचाव खुद करो, खुद मास्क लगाओ। हमने तो 150 रुपए 200 रुपए के सैनिटाइजर देखे, हमने तो N90 का मास्क 250 रुपए का देखा, आज 3 रुपए का 4 रुपए का मास्क है। तो ये क्यों हुआ? इसके पीछे भी बहुत बड़ी ताकत है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी शक्ति है। तो क्या होता है कि अगर हम अवेयर रहेंगे, हम अगर सजग रहेंगे, हमें कोई मूर्ख नहीं बना सकता। अगर हम अवेयर ही नहीं है, हम सजग ही नहीं, तो हमें कोई मूर्ख बना देगा, चाहे वो सरकार क्यों ना हो। क्योंकि सभी लोग हमारे साथ संगठन में जितने भी लोग अपने साथ जुड़ते हैं, या मैं भी संगठन में किसी को भी जोड़ता हूँ, सबसे पहले मैं उसको ये चीज बोलता हूँ कि आप सबसे पहले मानवाधिकार कार्यकर्ता बनो। मानव अधिकार कार्यकर्ता बोले तो, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बोले तो, पब्लिक का एक ऐसा सजग इंसान कि जो उसके मदद के लिए खड़ा हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कचेरी हो, चाहे कोई बड़ा राजनेता क्यों ना हो, उसके सामने बैठ के इस इंसान की बातें उस तक समझाएं। संगठन में काम करते समय आप लोगों को एक ही चीज का ध्यान देना होगा। हम बोलते हैं अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष बोले तो एक क्या होता है, जैसा अपन घर में अपने पिताजी होते हैं ना, पिताजी को अध्यक्ष बोलते क्या? अपन नहीं बोलते, पिताजी को पिताजी बोलते। तो अध्यक्ष क्यों होता है? क्योंकि वो अध्यक्ष क्या होता है, फार्मर होता है, नहीं उसमें कुछ ना कुछ पावर होता है, इसलिए हम उसको अध्यक्ष बोलते हैं। तो अध्यक्ष के वैसे लेवल पे रखनी चाहिए ना। कभी कभार क्या होता है, हम कहीं जाते हैं तो वहां के अध्यक्ष बराबर अपना लेवल नहीं रख पाते, अध्यक्ष का जो वर्क होता है वो बराबर नहीं कर पाते। तो अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है कि वो अपने पूरे कौम को, अपनी टीम को लेकर चले। अगर टीम की क्या जरूरत है, टीम की क्या दायित्व है? दूसरा कि हम सबको लेके चले। जरूरी कि भाई अध्यक्ष आएगा तो हम चलेंगे तो बैठे रहेंगे, ये तब तक आदमी मर जाएगा आगे वाला, उसको अपने को अभी भी उसको हेल्प की जरूरत है। तो कोई भी सदस्य हो या कोई भी पदाधिकारी हो, वो संगठन का उतना ही औहदेदार है। जरूरी नहीं कि भैया वो अध्यक्ष आएगा या वो हुआ, साधारण सदस्य भी होगा तो भी वो अपना अर्जी लिख सकता है, लेटर लिख सकता है। और आप सब लोग सबसे पहले आई कार्ड अगर आपके पास में है तो आप इस तरीके से अपने विजिटिंग कार्ड छपा, है ना, ये तो मेरे छपाया, मेरे हिसाब से छपाया। आप लगा दो केंद्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम, संगठन का रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत जरूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखोगे तो आगे वाला आपको बोलेगा यार ये फर्जी आदमी, ये फर्जी संस्था से आया। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 751, वो आपको लिखना होगा। संगठन का रजिस्टर्ड वेबसाइट www.kendriyamanvadhikar.com, वो आपको लिखना होगा। फिर आपका नाम, आपका क्या पद है वो, और आप कहाँ रहते हो पता लिख दो। इतना एक साइड हो गया। पीछे आ जाओ आप वापस वाली को, फंडामेंटल राइट्स, यानी हिंदी में बोलेगा मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 32 तक लिखो। और यहाँ पे लिखो, आप अगर मराठी हो तो मराठी में लिखो क्या इसका मतलब हुआ, हिंदी वाला कोई होगा तो हिंदी में लिखो क्या इसका मतलब हुआ, जो इंग्लिश में है तो भैया इंग्लिश में लिखो। अगर आप किसी को देंगे तो भैया अपने अधिकार क्या है वो तो समझ में आए आगे वाले को। आपने भले उसको अपने अधिकार नहीं पता चलेगा, आपका विजिटिंग कार्ड उसको दे दिया, भाई मैं ये आदमी हूँ, अगर तू कभी भी संकट में आ जाए तो आधी रात को मुझे फोन कर देना, क्या ये मेरा घर का पता है, मेरे घर पे आ जाना, भाई तेरे को एक टाइम का खाना तो मैं दूंगा, चाय तो पिलाऊंगा, पानी तो पिलाऊंगा, अगर तेरी सेवा करनी है मेरे घर में रह, मैं तेरी सेवा भी करूंगा एक दिन के लिए। तो ये विजिटिंग कार्ड अगर आपका अगर छप जाता है, उसको ज्यादा कोई खर्चा नहीं आएगा। कोई भी स्टेशनरी वाला, प्रिंटिंग वाला आपको 500, 600, 300, 400 में जैसा आपका बजट है वो छाप के देता है। इससे क्या होगा, आपका एक नाम बनेगा। केंद्रीय मानवाधिकार संघटन नई दिल्लीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय श्री डॉक्टर मिलिंद जी दैवले, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर कुमेश्वर जी भगत, गोंदिया जिल्हाध्यक्ष ओमप्रकाश जी पारधी, गोंदिया जिल्हा उपाध्यक्ष धीरज जी महावत यांनी सर्वांनी आज या कार्यक्रमाला आपले मोलाचे वेळ देऊन या कार्यक्रमाला सकारात्मक दृष्टिकोन देऊन मार्गदर्शन केले आणि वेळात वेळ काढून या आपल्याला उपस्थित झाले त्याचे मी आमच्या गोंदिया ग्रुप तर्फे आभार व्यक्त करते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या उपस्थित झालेले सर्व पदाधिकारी व सदस्य यांनी या कार्यक्रमाला उज्ज्वल बनविण्यासाठी वेळात वेळ काढून उपस्थित झाले त्यांचे सुद्धा मी गोंदिया ग्रुप तर्फे आभार व्यक्त करते आणि हा कार्यक्रम इथे संपला जाहीर करते। ऐसे ही खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए केएमटीवी के साथ। धन्यवाद।